हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RX सॉल्यूशन। तो इस चैनल पे हम लोग बी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो सारे इसमें लेक्चर्स नोट्स मिलेंगे। तो आप कमेंट करके बताना आपको नोट्स की PDF चाहिए नहीं चाहिए कि नहीं। एक तो हैंड रिटन वाले हैं और एक जो मैं अभी स्लाइड्स पे लिखता हूँ वो आपको दोनों चाहिए तो, या फिर कौन सा चाहिए आप बता सकते हो कमेंट में। तो थैंक यू सो मच। ये अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो, और नहीं देखे तो जाके देखिए। पहले मैंने इंट्रोडक्शन और सिलेबस बता दिया था, और पहला वाला लेक्चर जो था ये इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी वो भी कवर कर दिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला है सिलेबस हम लोग देखने वाले। तो सिलेबस क्या है, तो हम लोग देखने वाले सिलेबस। ठीक है, जैसे अब सेलुलर लेवल आप क्या जान सकते हो। अब सेलुलर लेवल में क्या सिलेबस है वो पढ़ने वाले, लेकिन आप सिलेबस क्या जानते हो। सेलुलर लेवल मतलब क्या होता है भाई। सेलुलर लेवल चलो ये बाद में देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। तो सिलेबस इसमें पढ़ने वाले पहले तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स देखेंगे। फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल देखेंगे। फिर ये सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेल जंक्शन, सेल कम्युनिकेशन, सेल जंक्शन देखेंगे। सेल डिवीजन देखेंगे। ठीक है, और फिर सेल जंक्शन हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट है, फिर हम लोग ये कम्युनिकेशन देखेंगे, है ना। फिर सेल कम्युनिकेशन देखेंगे। फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देखेंगे, क्या होता है सिग्नल मॉलिक्यूल। फिर हम लोग ये कांटेक्ट डिपेंडेंट, ये सब सेलुलर लेवल बाय विच कंटेंट। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे। तो सिलेबस देख लिया हम लोग ने। एक तो स्ट्रक्चर फंक्शन देखे, मोर और लेस इतना देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन एंड कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर सब देखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं ना, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो आप बोल सकते हो कि सेलुलर लेवल मतलब जो हम लोग मॉलिक्यूल से बनते हैं, क्या तो मॉलिक्यूल से बनता है। जैसे मॉलिक्यूल जो भी है, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल से हम बनता है सेल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं। तो सेल्स तो बने, ठीक है, सही बोला तूने, सेल्स तो बने। तो अब इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, बोल सकते हो यूनिट 1 का ये सेकंड चैप्टर बोल सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है क्या नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला ही आता है कि क्या है सेल। अब मैं आगे डेफिनेशन लिखता हूँ सेल। ठीक है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, बॉडी का। ठीक है, आप सही बोले आप। ठीक है, तो सर आप ये बता दिए कि सेल तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है कि सेल हम लोग ने पढ़ा था दो तरीके का होता है कि नहीं पढ़ा है कि नहीं, कमेंट करके बताना। सेल एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। एक होता है यूकैरियोट्स, ठीक है, एक होता है यूकैरियोट्स। तो दो तरीके के सेल्स हैं, एक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है और यूकैरियोट्स का मतलब क्या है। अब प्रोकैरियोट्स हम लोग ने पढ़ा है, उसके पास न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लिख दो, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियस लिख लो। ठीक है, और इसमें होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना, लिख लेते हैं ये भी डन। ठीक है, यहाँ तक इंट्रो भी देख लिया आप लोग ने, सिलेबस क्या है वो देख लिया, अब सेल क्या होता है वो देख लिया, एंड प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल्स देख लिए। तो और इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें यही चीज़ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, डन। बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं, ऐसा कोई डिटेल विटेल नहीं है। तो अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, दीज आर दोज सेल्स विच आर फुल्ली डेवलप्ड
यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? वो सेल जो फुल्ली डेवलप्ड है। क्या है? फुल्ली डेवलप्ड है। सीखे, इतना ही रखना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डायग्राम बनाऊँ रफली, तो आप देख सकते हो ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने गोल्जी बॉडी पहले तो न्यूक्लियस बना लेते हैं, है ना। न्यूक्लियस के बाद फिर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं, फिर गोल्जी बॉडी होती है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फिर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, फ्रीली भी होते, फिर इसके ऊपर भी होते, ऐसे सब। फिर हम लोग देख लेते, ये तो समझ लो साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, है ना। फिर रफ देख रहे, फिर गोल्जी बॉडी में ये समझ लो, ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना। तो ये रफ डायग्राम देख रहे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया चाहते हो तो ये देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। फिर मान लो सेंट्रोजोम देख लेते, ये सेंट्रोजोम हो गया, परपेंडिकुलर सेंट्रियोल से बनता है, वो आगे पूरा एक एक के ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले। तो अभी रफ है डायग्राम, ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि सेल कितने, अपने बॉडी में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो इसको हटा देता हूँ, रफ डायग्राम ऐसे बनाता। अब पढ़ते हैं सेल कितने तरीके, देर आर, लिख लो इधर, देर आर 200 टाइप्स, देर आर 200 टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स किसमें इतना प्रेजेंट होते हैं इन अवर बॉडी, ठीक है। और फंक्शंस देख लेते हैं सेल के, आप बता सकते हो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस देख लेते किसके, ऑफ सेल्स। बहुत सारे फंक्शंस हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन है कि मतलब ये फंक्शंस देखते तो मूवमेंट कर सकता है, क्या, किसका, सब्सटेंस का। तो पहला लिखो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस किसके अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, है ना। फिर दूसरा देख लेते क्या है, दूसरा है सेल ग्रोथ करवाता है, मेटाबॉलिज्म कराता है। तो लिख लेते हैं सेल ग्रोथ करवाता है एंड मेटाबॉलिज्म कराता है ना, सही बोल रहा हूँ ना जी, बिल्कुल। बाय मेटाबॉलिज्म सेल ग्रोथ करवाता है, किससे, बाय सेल डिवीजन। तो ये सब सेल मतलब सेल डिवीजन हुआ तो सेल की ग्रोथ करवाएगा, मेटाबॉलिज्म होता है इसमें, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है इसमें, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस आप लिख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के द्वारा। तो पहले आप बस इतना लिखो, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शन है सेल्स की, ये सब काम करता है, ठीक है। ये 3 काम आराम से करते हैं। तो अब क्या है, अब पढ़ लेते स्ट्रक्चर, देख लेते क्या है, अब देख लेते स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, है ना। अब आप बताओगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में आता है, जैसे आप लिख सकते हो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेजरली तो 3 टाइप के। आप ये पहले ये लिख लो, हेडिंग लिख लो कि आप 3 फॉर्म में कर सकते हो, मेजर पार्ट 3 है स्ट्रक्चर के। मेजर क्या है, 3 मेजर पार्ट्स आप बोल सकते हो या कंपोनेंट्स बोल सकते हो। तो पहला कौन सा है, पहला आप लिखो लिखो, ये पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप बोल सकते हो। मतलब सेल, एक सेल में बोलूँ तो कैसे डिवाइडेड है वो देख रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मोस्ट, ओके। फिर दूसरा आप बोल सकते हो आप साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरा आप बोल सकते हो न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेसिक पार्ट में इसमें डिवाइड होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 चीज़ों में। अब वो कौन से 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। साइटोसोल बोल सकते हो आप जी, और एक हो सकता है ऑर्गेनेल बोल सकते हो, है ना। तो साइटोप्लाज्म भी 2 तरीके का, एक साइटोसोल, एक ऑर्गेनल। क्योंकि इसमें जो मैं बोल रहा हूँ इसमें ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और साइटोसोल मतलब ऑर्गेनल्स को हटा दिया, जो लिक्विड पार्ट बचा कौन है, वो साइटोसोल है। तो साइटोप्लाज्म 2 तरीके से बनता है, ठीक है, वो देख लिया, है ना, सिंपल है। फिर हम लोग ने पढ़ा और बहुत सारे ऑर्गेनल्स, जैसे ऑर्गेनल्स में बात करूँ तो आप बताओ कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, अब जैसे मैं बता सकता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मैं बोल सकता हूँ गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी अपैरेटस बोल सकते हो या बॉडी बोल सकते हैं, है ना, सिंपल है। फिर आप बोल सकते हो ER, फिर आप बोल सकते हो राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये सब है
वैसे पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या है, कमेंट करके बताना, लेकिन ये बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा, पर फिर भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब साइटोसोल बता दिया क्या है। फिर और आप पूछोगे और बताओ क्या है, तो मैं और बताता हूँ। जैसे लाइसोसोम हो गया, है ना, लाइसोसोम्स। फिर सेंट्रोसोम्स, फिर परऑक्सीजोम, ये सबके बारे में डिटेल पढ़ना, भी थोड़े थोड़े लाइन सबके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनेल्स के हो गए, ये देख लिया कौन से 3 पार्ट होते वो देख लिया, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे एक ले लेते हैं। और अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग एक एक डिटेल पढ़ेंगे। अब पहला पार्ट को ले लेते हैं, जो सबसे पहला पार्ट था, डेट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लिख दो, आप भी लिखो, अगर साथ साथ में लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लिखो साथ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको क्या बोलते हैं, आपको ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है, आप 1.5x पे भी देख सकते हो बेटर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो पहली बात तो ये क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, मेम्ब्रेन है, विच सेपरेट आउट, किसको सेपरेट करता है, इंटरनल। अब मानो जैसे कि ये रहा, ठीक है, तो इसने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट, और ये क्या है, ये जो बाहर साइड है, ये क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। तो इन दोनों को सेपरेट आउट कौन कर रहा है, बीच का यही ना कर रहा है, तो इसी को तो बोला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लिख सकते हो पहला पॉइंट कि ये क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है, सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट, है ना। फिर आप दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो कि ये परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल आप बोल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप, मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि जो वैक्यूल है उसका मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। आप ये सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो आपको 11th-12th में पढ़ाई है बायोलॉजी में कि, तो अच्छा मैं बोलने वाला था, सॉरी, आप कमेंट करना, लेकिन वैक्यूल के मेम्ब्रेन को, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते, क्या वर्ड दिया है वो बताना। अब पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, सिलेक्टिवली, क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ओनली, इसका मतलब क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है, सॉरी, हाँ, तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है, रुको, हाँ बस, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल जिसका ज़रूरत है बस वही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और कोई नहीं, अनवांटेड चीज़ें नहीं जाती, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब पहला निकालते हैं स्ट्रक्चर, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक डायग्राम भी देख लेंगे अगर चाहिए रहेगा तो स्ट्रक्चर आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ा है, जैसे डेट इज़ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो आप बोल सकते हो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। किसने दिया था कमेंट करके बताना, पर मैं लिख लेता हूँ, नोट्स बनाना है ना, तो लिख लेता हूँ, बाय सिंगर एंड निकोल्सन, सिंपल है, ठीक है, सिंगर एंड निकोल्सन, पहला पॉइंट। फिर स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो बाई लेयर। अब किससे बनता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ, ऐसा होता है ना, कुछ आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसे ही करीब होता है लगभग, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, हाँ, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, यहाँ लिख सकते हो दैट इज़ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब तीसरा आप चाहे तो लिख सकते हो कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो अब मैं इसका डायग्राम भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर है, ठीक है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है ना। फिर आप इसके बारे में लिख सकते हो कि ये जो भी है, ये अपना फॉस्फेट वाला, अब फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेट भी और लिपिड भी है, तो ये वाला फॉस्फेट वाला पार्ट होता है फॉस्फेट, और ये वाला होता है लिपिड वाला पार्ट। अब ये लायोफिबिक है कि लायोफोबिक, अब फिलिक का मतलब होता है कि अटैच, मतलब उसको नफरत नहीं है, ये फिलिक, और एक होता है फोबिक, ठीक है।
तो एक है ये लायोफिलिक होगा, है ना। चलो, और एक होता है हाइड्रोफोबिक होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से ये मतलब इग्नोर करता, मतलब फोबिक है, डरता है पानी से। तो हाइड्रोफोबिक और लायोफिलिक, तो ये क्या होगा कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताना, अगर ये लायोफिलिक है तो ये लायोफोबिक होगा, ये हाइड्रोफोबिक है तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, कमेंट करना। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे, इतना पढ़ा। अब क्या है, अब बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें अटैच्ड होते हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। अब कौन कौन से प्रोटीन्स इसमें आते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करूं तो इसमें दो तरह के, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरा होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब पूरे मेम्ब्रेन को, अब मैं बताता हूँ, ट्रांस मेम्ब्रेन। और तीसरा होता है पेरिफेरल, बाहर साइड, हाँ, पेरिफेरल प्रोटीन। ये सब पता है तो आप 2x पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़ा, अगर को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा तो उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड कार्बोहाइड्रेट से, ये प्रोटीन से जुड़ा तो दैट इज़, ये आप बोल सकते हो कि, मतलब आप उतना डिटेल में नहीं जाना है, वैसे ग्लाइकोलिपिड बोल सकते हो। अगर एक तो सुनो, तो ग्लाइको प्रोटीन होता है और एक ग्लाइकोलिपिड, दो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ, क्लियर आउट कर देता हूँ। दो वर्ड्स होते हैं, दो टर्म होते हैं, डेट इज ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन लिख लिख के समझना है ना। तो एक होता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें आप नाम से देख सकते हो, एक ये है, एक है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, तो इनको मिक्सचर को ये बोलते हैं। और ये होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ये दो चीज़ें होता है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेसिकली अगर स्ट्रक्चर चाहो देखना तो आप बोल सकते हो, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, बीच में ऐसा प्रोटीन आ जाता है, उसको दूसरे कलर बना देता हूँ, ये प्रोटीन आ जाता है बीच में, ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो ट्रांस मेम्ब्रेन। कुछ पेरिफेरल पे होते हैं ना, ऐसे जैसे यहाँ पर बता दो, कुछ पेरिफेरल होते, कुछ इंटीग्रल होते, ऐसे आधे पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतने प्रोटीन हैं, ठीक है। आप देख, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, सिंपल है। फिर दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो, अगर मेम्ब्रेन है थोड़ा शेप प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो शेप, प्रोवाइड शेप, ये शेप आप लिख सकते हो, रुको मैं बैक ही कर दूं, प्रोवाइड शेप टू सेल। फिर आप एक लिख सकते हो, ये मतलब एक तो फ्लो ऑफ मटेरियल करवाता है सेल के अंदर, और मतलब वही ट्रांसपोर्ट करने में, आप बेसिकली लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करा, इसमें हेल्प करता है। आप लिख सकते हो, साथ साथ मेरे लिखते रहो, उससे प्रैक्टिस होएगा, ठीक है। तो एक तो है कम्युनिकेशन हेल्प करता है, हेल्प इन कम्युनिकेशन, आप लिख सकते हो हेल्प इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इतना लगभग ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सेल के अदर सेल्स के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, आप इतना लिख सकते हो डिटेल में। फिर आगे बढ़ते, फंक्शंस भी देख लिए। अब दूसरे पे आते हैं, अब आते हैं साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में आप क्या जानते हो, तो मैंने वही बोला, एक तो सेल है, मतलब जो भी न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन को छोड़ के जो भी है, दैट इज एरिया बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितने भी एरिया वो साइटोप्लाज्म में आता है। ये दो तरीके से बनता है, एक तो बनता है साइटोसोल और एक किससे बनता है, आप बताओ कमेंट्स में, दैट इज ऑर्गेनेल। तो ये दोनों के मिलने से साइटोप्लाज्म बनता है। तो हम लोग ने देख लिया कौन से दो पार्ट्स में डिपेंडेंट है, कौन सा एरिया है वो भी देख लिया,
अब साइटोसोल क्या है वो पता है, ऑर्गेनेल को हटा के जो भी लिक्विड पार्ट है वो बनता है। अब ये किससे बनता है, अब जो लिक्विड पार्ट है तो 90% या आप बोल सकते हो 75 to 90%, 75 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। अच्छे से लिख देता हूँ इसमें, ठीक है ठीक है। आप यहाँ पर लिखो कि 75 to 90% क्या होता है, वाटर ही होता है। लिक्विड पार्ट में क्या है, ज़्यादा होगा, वाटर ही ना होगा। फिर होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स होते, लिपिड्स होते, कार्बोहाइड्रेट, आप जो चाहे लिख सकते हो। फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें होती है इस सब में। फिर ऑर्गेनल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जैसे ईआर, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, सब के बारे में डिटेल पढ़ते। तो चलिए शुरू करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनल्स के बारे में। तो पहला ऑर्गन हम लोग लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में पहला ऑर्गेनल लेते हैं, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम वेरी इंपॉर्टेंट, आप ईआर बोल सकते हो। अब ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो आप बोल सकते हो एक चैनल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये 3D डायमेंशन नेटवर्क है, 3D में है, चैनल सिस्टम है, ठीक है। फ्लैटन सैक प्रेजेंट होते, ब्रांच भी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे होते, फ्लैटन सैक, ब्रांच टाइप होते, चैनल सिस्टम है बेसिकली। आपको पता है ये डायग्राम ऐसा आपने देखा होगा, है ना, ऐसा वाला, यही तो है। तो अगर ये न्यूक्लियस के पास होता है, ये नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, ठीक है, नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये। तो हम लोग ये फ्लैटन सैक होता है, आप लिख सकते हो फ्लैटन सैक एंड ब्रांच ट्यूब्यूल, है ना, आप लिख सकते हो। फिर वेसिकल्स भी इसमें होते हैं, कुछ कुछ वेसिकल्स भी होते हैं, है ना, आप ये सब लिख सकते हो। तो इतना ही है, बाकी ये सब तो बताया है कि 3D स्ट्रक्चर है। फिर कॉम्प्लेक्स, आप लिख सकते हो, ये वर्ड लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम, चैनल सिस्टम, है ना, कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम, अच्छे से लिखना है, ठीक है, लिख देता हूँ। बाकी तो साथ में लिख रहे हो तो आप लिख ही लोगे, चैनल सिस्टम, ठीक है ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके का, एक होता है SCR, एक होता है RER। अब RER क्या होता है, रफ, और ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, स्मूथ, ये स्मूथ, ये रफ होता है। अब स्मूथ क्या है, स्मूथ मतलब और रफ मतलब होता है कि जो इसके मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, उसके ऊपर पाया जाएगा राइबोसोम्स। ये देखो ऐसे ऐसे क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स, आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, उसको राइबोसोम, इसलिए तो इसको देखो दिख भी रहा है रफ जैसा है। और एक है स्मूथ, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये लग रहा है स्मूथ और ये रफ, है ना। तो वही देख रहे थे हम लोग, तो यहाँ तक देख लिया। तो अब इसका हेल्प क्या करता है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन से रिलेटेड सारे काम करेंगे। ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, है ना, ये लिपिड बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, तो ये काम करते हैं। और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है भाई, अभी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करेगा। एक्सचेंज मटेरियल में हेल्प करता है। तो आप फंक्शंस अब अटैच करते हैं। अब चलो फंक्शंस देख लेते हैं, ER के फंक्शंस देख लेते हैं, ER फंक्शंस, ठीक है, क्या है वो देख लेते हैं। तो ER फंक्शंस में क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो फ्रेमवर्क, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर दूसरा आप लिख सकते हो एक्सचेंज मटेरियल। तो आप ऐसे ही याद कर लोगे कुछ कुछ, बाकी आप अपना बना सकते हो, है ना, ये एग्जाम में याद आ जाएगा तो मस्त लिख सकते हो। एक्सचेंज मटेरियल में हेल्प करता है। फिर जैसे SCR का मैं काम बताऊँ, SCR तो फॉस्फोलिपिड बनाता है, ट्राइग्लिसराइड मतलब लिपिड से रिलेटेड सारी चीज़ें SCR करवाता है, और प्रोटीन से रिलेटेड RER कराता है। इतना क्लियर है, तो आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है।
तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ राइबोसोम्स। नेक्स्ट राइबोसोम स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स क्या है? तो राइबोसोम्स क्या है? टाइनी स्पीयर शेप है, गोल गोल देखा है ना, ऐसे ऐसे होता है। तो टाइनी स्पीयर ये स्फीयर है, ठीक है। इसके पास क्या होता है? RNA प्लस प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन। तो RNA और प्रोटीन से मिलके बना रहता है राइबोसोम्स, ठीक है। तो और दो तरीके के हम लोग ने पढ़ा है, एक यूकारियोट में किस में होता है? 80S का होता है और एक 70S का होता है। 70S किस में? प्रोकारियोट्स और 80S होता है यूकारियोट्स, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। ये किस में डिवाइडेड होता है? एक तो 40S प्लस आप नहीं बोल सकते, मतलब और कौन सा हो सकता है? एंड 40S। एक तो 60S और 40S का बनता है। ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। पता है 2 यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट। और 70S का होता है 50 एंड 30 में होता है। ये 50S एंड बोल सकते हो 30S। अगेन ये लार्जर, ये स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो ये क्या करते, कैसे प्रोटीन में करते? जैसे मान लो ये mRNA, टोटल mRNA है। अब इस पे लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करके क्या बनते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। ये क्या है? प्रोटीन फॉर्म करते हैं, है ना। तो इतना था, आप डिटेल बता सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको क्या नाम है दूसरा आप कमेंट में बताना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, ठीक है। पावर आउट ऑफ द, क्यों? क्योंकि जनरेट क्या करती है? एटीपी, जनरेट एटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। फिर इसमें भी 2 मेम्ब्रेन सिस्टम है, एक तो इनर ऐसे ऐसे होता है ना, इनर क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, इनर, और ये आउटर, ठीक है। इनर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। तो मेन फंक्शन क्या है? एक तो एनर्जी जनरेट करने का, और सेलुलर सिग्नलिंग को भी परफॉर्म करता है, और रेगुलेट का क्या करता है? पॉलीफ्रेशन, रेगुलर सेलुलर पॉलीफ्रेशन में ये सब में हेल्प करता है। तो एनर्जी से रिलेटेड सारे काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है। तो आप ये लिख सकते हो, एक तो मेन इसका काम है एनर्जी जनरेट करने का, और दूसरा लिख सकते हो कि सेलुलर सिग्नलिंग का काम करता है, परफॉर्म सेलुलर सिग्नलिंग, ठीक है ना। और क्या रेगुलेट करता है? सेलुलर प्रोलिफरेशन आप बोल सकते हो, जैसे स्प्रेड होना। तो आप लिख सकते हो एंड रेगुलेट्स सेलुलर प्रोलिफरेशन, है ना। सेलुलर प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हो, बस इतना ही, ठीक है, काम है। एक तो 2 मेम्ब्रेन आप लिख सकते हो, इनर एंड, मतलब खुद से भी ऐड कर सकते हो। थोड़े थोड़े हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं, 2-4 लाइन। अब नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये भी पढ़ा। अब पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आप क्या है? और गोल्जी बॉडी हम लोग ने ये पढ़ा है, ये क्या है? इसमें तो एक तो फ्लैटन सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ऐसा फ्लैटन सैक होते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। और इसको सिस्टर्न है, मतलब क्रिस्टे ये सब बोलते हैं। तो अब हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ रहे हैं, तो उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? बहुत प्लेट लाइक जैसे होएगा, एकदम पाइल लाइक ऑफ प्लेट्स, ठीक है। और एक्सटर्नल बल्ज होता है, वही मतलब ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको सिस बोलते हैं, जो अंदर साइड धसा है। इसको बोलते हैं ट्रांस, जो बल्ज आउट है ऊपर साइड, ऐसे से बल्ज आउट है ना, और ये अंदर साइड है। तो इसको सिस एंड ट्रांस, यहाँ से मॉलिक्यूल्स आते हैं अंदर, फ्यूज़ होते हैं, यहाँ से मॉडिफाई होकर बाहर निकलते हैं। ये तो पढ़ा ही है पहले से, ठीक है। आप ये सब खुद से भी ऐड कर सकते हो। तो इतना अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे डिटेल भी देख लेंगे अगर चाहिए रहेगा तो एक तो है मॉलिक्यूल्स, यहाँ सिस होता है, ट्रांस होता है। एक ये मीडियन रीजन होता है, मीडियल रीजन, एक सिस ट्रांस होता है। इसके आजू बाजू वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो बनता है वेसिकल्स होता है। तो इससे क्या बनता है? एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल बनता है, जैसे दैट इज़ लाइसोसोम्स। अब नेक्स्ट उसी की तरफ बढ़ते हैं।
तो आप अभी इसके बारे में क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन करता है, एक तो स्टोर प्रोटीन, स्टोरेशन भी करता है, स्टोर प्रोटीन एंड मॉडिफाई देम एंड मूव, और मॉडिफाई करके किसको भेज देता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये वाली मॉलिक्यूल इसमें चले जाते हैं एंड मूव टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लिख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंपल है। तो ऑल्सो अब क्या करते हैं, जितना भी एक्सेस पानी है अपने अंदर, मतलब एक्सेस वाटर को भी क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो। तो अब पढ़ते इसी से, जो गोल्जी बॉडी से ही बनता है, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम्स, पढ़ लेते लाइसोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लाइसोसोम्स क्या है, तो एक तो क्या करता है, दीज आर सिक्रेटरी फॉर्म, मतलब सिक्रेटरी फॉर्म किससे, गोल्जी बॉडी से जो सिक्रीट होके बनता है वो लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम क्या किस में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेल, ये क्या, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन इन द सेल, इनसाइड सेल, मतलब किसका डाइजेशन है, सेल, ठीक है। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कैसे, अब मैं बताता हूँ। तो एक तो इसमें कैसे करेगा, क्योंकि हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, एक तो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं और जो भी चीज़ें अंदर उसको अंदर आ जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे क्या कर सकते हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स। तो ये आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सबको क्या करता है, डाइजेशन करने का काम करता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ठीक है। अब बहुत सारे साइज़ में पाए जाते हैं, इसका साइज़ फिक्स भी नहीं होता, एक तो रेंज कर सकता है इसका साइज़ रेंज, आप ये याद कर सकते हो, अगर किया तो 1.1 से 1.2 माइक्रोमीटर, है ना, ठीक है। ऑल्सो वर्क एक्स डिफेंस, अगर भाई डाइजेस्ट कर रहा है, जैसे कुछ भी अनवांटेड चीज़ें आ गई, माइक्रोज ये सब आ गए, तो उसको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंड मैकेनिज्म, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ये सब है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, दैट इज लाइसोसोम, हो गया। अब पढ़ते हैं सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्या है, तो ऐसे दो परपेंडिकुलर चीज़ें होती, क्या इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। तो दो सेंट्रियोल के मिलने से बनता है, ये भी क्या है, सेंट्रियोल, और वो कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। किस में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन में इसका रोल है। रोल क्या है, सेल डिवीजन में। अब इसके बारे में इतना ही ध्यान देना है और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेरोक्सीजोम के पास। अब पढ़ते हैं पेरोक्सीजोम्स, ठीक है। अब पेरोक्सीजोम्स के बारे में क्या है कि इसके पास ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे फैटी एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, यूरिक एसिड। तो ये क्या करता है, दे हैव, ठीक है, दे हैव ऑक्सीडेज एंजाइम, जो किसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज किसको करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, ऑर्गेनिक है ये, ठीक है, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे लाइक अमीनो एसिड्स, फिर लिपिड्स नहीं अगर हुआ तो आप लिख सकते हो फैटी एसिड्स, है ना। तो और भी लिख सकते हो, जैसे यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हो। फिर क्या है, इट कंटेन्स एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर होते हैं, एक तो कैटालिस एंड प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस। इट कंटेन, आप लिख सकते हो एक
इट कंटेन कैटालेज एंजाइम, ठीक है, इट कंटेन कैटालेज एंजाइम। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, मतलब सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल प्रोटेक्ट सेल्स, आप लिखो प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस। तो टॉक्सिक इफेक्ट से प्रोड्यूस बचाता है कैटालेज। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिक ये सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। तो इसका अगर रफ डायग्राम देखोगे तो ऐसे दो मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, आप बता सकते हो। एक तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते प्रेजेंट, ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते। फिर क्रिस्टलाइन कोर होता है इसमें, ऐसा, ये क्या है, क्रिस्टलाइन कोर होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, एंजाइम्स। इतना आप लिख सकते हो और कुछ नहीं। और ये सब क्या है, ये क्या है, ये जो मैंने बताया, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, ये पूरा, हाँ, ये पूरा लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये इतना लिख सकते हो। तो ये आप पेरोक्सिज्म के बारे में डिटेल पढ़ लिया। आप चाहे तो 2 पार्ट्स में इसको देख सकते हो, लेकिन मैं अभी पूरा वीडियो ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो बहुत सारे शेप में पाया जाता है। एक तो मेनली जो आता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, तो ये सब स्ट्रक्चर में होता है, और लार्जेस्ट इन अ सेल होता है। तो आप सीख सकते हो लार्जेस्ट इन सेल्स। फिर और लिख सकते हो स्फेरिकल एंड ओवल शेप होता है, स्फेरिकल एंड ओवल शेप होता है। फिर आप लिख सकते हो कि इसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन, तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो ये सब, डबल मेम्ब्रेन। फिर आप ये लिख सकते हो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ का और जो साइटोप्लाज्म है यहाँ का, इन दोनों को सेपरेट आउट करता है ये 2 मेम्ब्रेन, तो ये सेपरेशन में भी हेल्प करता है ना। फिर इसके पास एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, कंटेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अब उसको क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस। तो अब ये क्या करता है, आरआरएनए फॉर्म करता है, न्यूक्लियोलस, हाँ। तो न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट इसके पास पाया जाता है, ठीक है, डेंस स्ट्रक्चर होता है। इट ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर, आप लिख सकते हो कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं इसको, कंट्रोल सेंटर, सारे कंट्रोल, क्योंकि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए कैन प्रेजेंट, है ना, ये प्लस प्रेजेंट का साइन है, ठीक है। तो और ये लिख सकते हो। फिर ये जितना भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके पास है, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन भी कंटेन यही करके रखा है, ठीक है। तो क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में आप देखे होंगे थोड़ा सा पोर होता है, वो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, तो न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लिया। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो यहीं तक रखते हैं कि आगे भी कर लेते हैं, बोलो, चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, आप 2 पार्ट में देख लेना। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में आते हैं पहले ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्या है, अब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो हेल्प करता है, सिलेक्टिवली परमेबल है, तो ट्रांसपोर्ट चीज़ों का करेगा, है ना। तो उसमें हम देखते हैं पहला, तो एक तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन होता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कितनी बार सुन चुके हो आप। तो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सीधे मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि बाकी सब तो पता ही है, ठीक है। तो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर और डिटेल में चाहिए तो मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक आप लिख सकते हो 2 तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव,
अब पैसिव में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो पैसिव खुद और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक होता है पैसिव डिफ्यूजन। ये दो तरीके इसमें आ गए पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तो प्राइमरी एक्टिव और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव। मतलब ये सेकेंडरी में किसी के साथ एक्टिव, मतलब एक तो एक्टिव हो रहा है वो किसी के साथ जा रहा है, इसलिए उसमें ये आता है। इसका क्या होना ट्रांसपोर्ट। तो इसमें भी दो है, एक तो प्राइमरी सेकेंडरी और इसमें पैसिव फैसिलिटेड। ठीक है, दो तरीके के। तो अब पहला पढ़ते हैं पैसिव। ठीक है, तो पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। देख लेते हैं। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि है कि मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अब देख तो, अब मान लो एक मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ किया मेम्ब्रेन, अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। और इधर बहुत सारे रुको अच्छे से बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन। इसका क्या है यहाँ पर, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इधर है लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन। अब इधर है बहुत सारे कम, वही है ना, तो उसी कलर में बनाता हूँ। इधर है देखो बहुत कम है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट होना, है ना, हाई टू लो ट्रांसफ़र करना, इस मतलब इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, पैसिव डिफ्यूजन बोल सकते हो आप। तो इसमें पैसिव डिफ्यूजन मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन का ट्रांसपोर्ट होना। तो जैसे डिफ्यूजन ऑफ ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अब कैसे, क्योंकि देखो अब क्यों ऐसे जा रहा है, एक तो होता है ये किससे बनता है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये किससे बनता है, लिपिड से बनता है मोस्टली। लिपिड मेड अप ऑफ लिपिड, मेड अप ऑफ लिपिड। एक तो लिपिड का बना रहता है, तो इसमें जो भी लिपिड वाले पार्टिकल है, ऑयली पार्टिकल्स है, मतलब जो लिपिड से रिलेटेड है, वो तो आसानी से पास हो सकते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो पर जो वाटर सॉल्यूबल है वो कैसे जाएंगे, तो उनके लिए होता है चैनल्स, और उसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो दूसरा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा आप लिखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जैसे वही सेम है, सेम आप बोल सकते हो ये मेम्ब्रेन है, उसमें बस एक अलग से चीज़ आ गया, दैट इज़ एक चैनल आ गया, जिसको पोरिन्स बोल सकते हो। पोरिन्स, एक्वस पोरिन पानी के लिए होता है। तो ये हो गया चैनल। इधर भी सेम है, इधर हाई कंसंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इधर लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसे समझो बहुत कम है। तो फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होना थ्रू चैनल्स, उसको फैसिलिटेट, इसलिए तो लिखा है फैसिलेट करना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया हम लोग ने। अब पढ़ते हैं क्या ऑस्मोसिस क्या होता है। एक तीसरा टर्म है ऑस्मोसिस, यहाँ लाइन मार देता हूँ, यहाँ लिखना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या, आपने ऑस्मोसिस क्या पढ़ा है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अब जैसे मान लिया कि एक, ठीक है, यहाँ सॉल्यूट का बोल सकते हो हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है, और इधर है लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, दो है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इधर क्या है, इधर पानी कम है और इधर पानी ज़्यादा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसे लिखो, और इधर पानी है, ठीक है, ये पानी है। तो अब वाटर का मूवमेंट, फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर होता है, हाई टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो। तो यहाँ से यहाँ, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ, मतलब हाई कंसंट्रेशन, लो किसका, लेकिन ये याद रखना सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, ऑस्मोसिस भी क्लियर है। नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक आप लिख सकते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
इसमें यूज़ होगा एटीपी, यूजेज एटीपी, इसलिए तो लिखा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी का खर्चा है। तो इसमें क्या होता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पहला आता है प्राइमरी एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिव, ये प्राइमरी एक्टिव। अब देखते हैं आगे। अब प्राइमरी एक्टिव क्या है। प्राइमरी एक्टिव जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे अभी एग्जांपल में मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल में आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पहला। और दूसरा बोल सकते हो सोडियम पोटेशियम पंप, एटीपीएज पंप। ठीक है, तो ये दो, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, वो पढ़ा है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ये जैसे सोडियम पोटेशियम पंप आप हम लोग ने पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये रहा यहाँ से, और एक यहाँ से के प्लस आया, यहाँ से Na प्लस, तो यहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है ना, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, तो ये सब क्या होता है, वो एटीपी का यूज़ होता है। आपने पढ़ा है सोडियम पोटेशियम पंप। फिर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है एटीपी को यूज़ करके। तो ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है, लो कंसनट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेम्ब्रेन है तो यहाँ उसका लो कंसनट्रेशन है, लो, और इधर है हाई। तो लो से हाई करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इसमें फॉर्म होता है। एनर्जी की जगह इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एनर्जी की जगह इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है इसमें। अब क्या होता है, इसमें सिम्पोट और एंटीपोट दो टर्म आते हैं इसमें। अब कौन से, सिम्पोट क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि हम ये मान लिया मेम्ब्रेन अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम का भी हो रहा है और साथ में ग्लूकोज का भी हो रहा है। ठीक है, तो एटीपी का यूज़ होगा और सोडियम पोटेशियम दोनों का होगा सिम्पोट में, दैट इज सेम डायरेक्शन में होगा। और एक हम लोग ने पढ़ा, एक पढ़ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है एंटीपोट। दो टर्म्स पढ़ना है, एंटीपोट। एंटीपोट में क्या है, जैसे ये हो गया, इसमें अपोजिट में जाता है। जैसे हो गया वही मैं अभी बताया, दैट इज H प्लस और Na प्लस पंप, H प्लस और Na प्लस पंप भी होते हैं। ठीक है, तो ये एंटीपोट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होना, एक सिम्पोट सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होना। अब पढ़ते हैं बहुत सारे टर्म से। एक तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, उसमें फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या होता है। लास्ट टॉपिक बचा है इसका, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है। दैट इज एंडोसाइटोसिस, मतलब कुछ भी चीज़ें क्या करना, बहुत सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स क्या करना, इनगल्फ करना बाय सेल मेम्ब्रेन। तो आप लिख सकते हो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है, एनगल्फमेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एनगल्फ करता है। ठीक है, ऐसा एनगल्फ कर लेता है और धीरे धीरे ये पूरा अंदर चले जाता है। तो बेसिकली क्या करता है, ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, ये क्या करता है, इनगल्फमेंट करता है, एनगल्फमेंट, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के, जिसको सेलुलर अपटेक भी बोल सकते हो, कि सेल चीज़ मतलब अंदर ले रहा है। तो एक तो है फैगोसाइटोसिस, पहला है फैगोसाइटोसिस, एक दूसरा है पिनोसाइटोसिस। अब नाम से समझ में आप गैस कर सकते हो कि फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, सेल क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, मतलब इसमें क्या कर रहा है, सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ कर रहा है। सॉलिड पार्टिकल को क्या करता है, एनगल्फ। ठीक है, और एक है पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। इसमें क्या करता है, सेल क्या करता है,
अपटेक करता है वाटर का या फ्लूइड का बोल सकते हो, फ्लूइड्स सोल्यूट। तो एक जो भी फ्लूइड सोल्यूट है उसका अपटेक करना स्पिनोसाइटोसिस, एंड जो सेल ईटिंग करना सॉलिड पार्टिकल एनगल्फ करना दैट इज़ फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट, वन शॉट हो गया। ठीक है, कंप्लीट कर दिया, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, 50 मिनट के लगभग हो गया। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, टेक केयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।